उस समय के यात्रा विवरण का सहारा लेकर के आप जांच करिए। मैं आपको बहुत बड़ी समस्या के लिए ये उदाहरण दिया। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि हमारी आपसी गुत्थम गुत्था में एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में हम राजा से रंग हो गए, राजा से रंग हो गए, राजा से प्रजा हो गए, और आज हम दूसरों की दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है, एक और बात मैं भूल गया था, खानवा का युद्ध हुआ। उस खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया था, राणा सांगा का। और एक बड़ी बात सोचिए, जिनके दिमाग में धर्म का क्या कहते हैं, हिलोरे मारती है भावनाएं। खानवा युद्ध हुआ बयाना के आसपास। उस युद्ध में सेनापति कौन था? जो अपने 12,000 सैनिकों के साथ में रणभूमि में खेत रहा, हकीम खां सूर। हल्दीघाटी के युद्ध में भी क्या नाम था? सेनापति क्या नाम था? नहीं, मान सिंह जी नहीं, वो मुस्लिम थे। हकीम खां सूर उधर था खानवा में। हाँ, हसन खां मेवाती। यस यस, हसन खां मेवाती हो पे नाम है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया। हसन खां मेवाती खानवा में, और हकीम खां सूर हल्दीघाटी युद्ध में। देखिए, इतिहास होता है। इतिहास पुरुष देश की माटी का होता है, देश का होता है, वो किसी समाज का नहीं होता। तो इन दो बड़े युद्धों में मुस्लिम समाज का योगदान है, आदिवासी समाज का योगदान है, राजपूत समाज का भी योगदान है। तो मेरा पहला सवाल था कि आदिवासी समाज समस्याग्रस्त है, सबको पता है। एससी समाज समस्याग्रस्त है, सबको पता है। ओबीसी समाज भी समस्याग्रस्त है। थोड़ा स्वीकार करेंगे, थोड़ा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन है। यदि नहीं है तो मेरा सवाल है, ओबीसी समाज की 52% प्रजा है इस देश में, क्या 52% उनका नौकरियों में योगदान है? नहीं है। और यदि राजपूत समाज समस्याग्रस्त नहीं है, तो शासन में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी है? नहीं है। प्रशासन में हिस्सेदारी है? नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समस्याग्रस्त लोगों को लोकतंत्र के रहते, संविधान के रहते साथ आना चाहिए। अपनी अंदरूनी बातें खत्म करके सामाजिक भाईचारा कायम करना चाहिए। और यदि सामाजिक भाईचारा कायम करेंगे हम लोग सभी समस्याग्रस्त समाज, तो हमारे इलाके को बदनाम कभी नहीं होने देंगे हम लोग कि हम आपस में लड़ने वाले लोग हैं, एक दूसरे का शोषण करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को दबाने वाले लोग हैं। ये बात राजस्थान से सदा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद कार्तिक बीर का कोई हत्या नहीं होगा, इंद्र मेघवाल की घटना नहीं होगी, जितेंद्र भील की घटना नहीं होगी, पूजा भील की घटना कभी नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समस्या क्यों है ये पकड़िए, और समस्या है तो समस्या का कारण भी होगा, ये बात पकड़िए। समस्या है तो समस्या का कारण है। अब सवाल पैदा होता है कि समस्या का कारण क्या है। जब समस्या का कारण पता लगाओगे तो समस्या का समाधान होगा। अब मेरा सवाल है,
कि तुम लोगों को आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला, उस समस्या का कारण क्या है? तुम्हारे लोगों का आज तक जमीन राजस्थान टेनेंसी एक्ट में आप लोगों का प्रावधान होने के बावजूद आप लोगों की जमीन दूसरे लोगों ने छीन ली, या आपने धार्मिक क्रियाक्रम के माध्यम से आपकी जमीन बेच दी। कौन सा प्रावधान कहता है कि आदिवासी की जमीन दूसरे लोग खरीद सकते हैं? क्या है कोई प्रावधान? ऐसा कोई प्रावधान है क्या आदिवासी की जमीन कोई खरीद सकता है? नहीं है प्रावधान। इसका मतलब इलीगल हुआ। हमारे इलाके में भी आदिवासियों की जमीन नहीं खरीदी जा सकती, इसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं। तो समस्या का कारण यह है कि तुम्हारी आवाज राज में नहीं है। जो राजा होता है वो निर्णय लेने काबिल होता है। राजा होता है वो निर्णय लेता है। आपका समाज निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए समस्या है। क्या ये बात आप स्वीकार करते हैं? कौन कौन स्वीकार करता है? हाथ ऊंचा करो जरा। बहुत बड़ी बात। तो आपको निर्णय लेने लायक बनना है। तो पहला, यदि आप मानते हो तो मैं जो कह रहा हूं उसको आप समर्थन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपको समझ में आए तो ही देना, ठीक है? आदिवासी समाज की जमीन का रक्षण करने का आश्वासन दे, उसी को ही ठप्पा लगाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? है? समझ में आया कि नहीं? आदिवासियों की जमीन का रक्षण करने का आश्वासन दे, और वो किस पर देना चाहिए? है? कागज पर के मुंह जबानी? कम से कम स्टाम्प पेपर तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। इस तरीके की बात रखनी होगी आपको। हमने हमारे इलाके में ऐसा ही बातें रखी थी सबसे पहले, आदिवासियों का रक्षण सबसे पहले, और वो भी यह आश्वासन हमको राजनेताओं से चाहिए, क्योंकि शासन में वो बैठते हैं। दूसरी बात, आदिवासियों की एट्रोसिटी होती है तो वो नेता वहां खड़ा रहना चाहिए हमारे पक्ष में। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे इलाके में भी नहीं होता है, लेकिन अब धीरे धीरे फिजा बदलने लगी है। तो यदि ये बात, ये दूसरी बात भी आप स्वीकार करोगे तो आपके इलाके में भी ये बात होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर आज मीटिंग है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस इलाके में ही भील समाज का दिक्कत नहीं है। जो हमारे चंबल और बनास नदी की घाटी है, उस इलाके में भी आदिवासी लोग परेशान हैं। अजमेर भीलवाड़ा के आसपास भी लोग परेशान हैं, उनका भी ऐसी तरीके की मांग है। तो महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं मैं। आप लोग औरंगाबाद चले जाओ, जालना चले जाओ, बीड चले जाओ, यवतमाल चले जाओ, जलगांव चले जाओ, अहमदनगर चले जाओ, पुणे चले जाओ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। वहां 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, 25 इधर, 25 इधर, कहीं पर भी शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, यानी 5वीं अनुसूची का इलाका नहीं है। लेकिन यहाँ बीच में आदिवासी बाहुल्य गांव है, तो वो 5वीं अनुसूची के तहत नोटिफाइड है, वो शेड्यूल्ड एरिया है। यदि इसी तरीके का राजस्थान में हो जाए तो कितना इलाका शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? जो आदिवासी गांव जिसमें 100% आदिवासी लोग रहते हैं, नंबर 1, और दूसरा 50% से ज्यादा आदिवासी लोग जिस गांव में रहते हैं उसको राजस्व गांव बना करके शेड्यूल्ड एरिया में शामिल कर दिया जाए तो यह आरक्षण की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी पूरे राजस्थान में। क्या करना है? जो भी आदिवासियों की बस्तियां हैं
उनको राजस्व गांव पहले घोषित किया जाए और इसके बाद उसको सिविल एरिया में शामिल किया जाए, तो हम और आप एक हो जाएंगे। हमारे इलाके में जो लाभ मिलता है वही आपके इलाके में लाभ मिलेगा। और आज यदि 45% हमको आरक्षण मिलता है, वो संख्या बढ़ जाएगी। जितनी संख्या बढ़ेगी आरक्षण भी बढ़ जाएगा, तो सबकी रक्षा हो जाएगी। आज हमारे इलाके में देख लीजिए, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अब आईएएस भी बनने लगे।